नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका थ्रू लिटरेरी लेंस में विनोद जी के साथ मैं राजेश आसुदानी रकी। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग साहित्य के अलग अलग विधाओं पर और उनमें जो कृतियां हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, गज़ल हो या समालोचना हो, उस पर हम चर्चा करते हैं और आपके समक्ष साहित्य के अंतर्गत छिपी हुई सौंदर्य को बाहर लाने का प्रयास करते हैं और पाठकों को साहित्य से जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। जी, केवल हम सुनाते नहीं वो रचना, बल्कि उस साहित्य को जो है, साहित्यिकता उसकी, उसमें जो छिपी हुई बातें हैं, एक तरह की समालोचना आप कह लीजिए, एक तरह का जीवन को साहित्यिक तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं, साहित्य द्वारा जीवन को। क्योंकि जीवन को समझने का, राजेश जी, मुझे जी। लगता है कि साहित्य सबसे अधिक प्रभावी एवं सुंदर तरीका है। ये हम कह भी चुके हैं विनोद जी, जब साहित्य की बातें हमने की हैं इसमें, तो एक मनोवैज्ञानिक, एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक, इन सब का मिश्रण है एक साहित्य का। जी हाँ, तो आज कौन सी कृति पर और किसकी कृति पर आप जी, बात करने वाले हैं? आज की जो कृति है वो वही है, वो है चश्मे। हम जिस तरह का चश्मा पहने, अब ये साहित्यिक चश्मा यहाँ पहनाते हैं हम, जीवन को साहित्यिक चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। तो चश्मे कहानी लिखी है मन्नू भंडारी जी ने। जी हाँ, मन्नू भंडारी बहुत ही चर्चित, प्रसिद्ध, प्रभावी कहानीकार हैं। और मैं तो कहूँगा नई कहानी की एक अभिन्न स्तंभ रही हैं वो। आपका बंटी इस जी। नावल के माध्यम से मनु भंडारी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। जी विनोद जी, पर साहित्य अकादमी सम्मान नहीं मिला। जी, शायद सम्मान तो बहुत सारी चीजों का गुलाम होता है। जी जी जी, पुरस्कार कम से अवार्ड कम। की क्या बात है, रिवॉर्ड बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। तो पाठकों का, हजारों लाखों पाठकों का स्नेह और आदर जो मनु भंडारी जी को मिला है, वो सबसे बड़े पुरस्कार है उनका। आपका बंटी पे चर्चा नहीं की विनोद जी कभी हमने? आप जरूर करेंगे। आपका बंटी पर भी एक छोटे से बच्चे की मनोवैज्ञानिक जी अवस्था का बहुत ही सुंदर, मार्मिक, सटीक और प्रभावी चित्रण है। जी, और किस तरह से मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं को मन्नू भंडारी जी अपनी कहानियों में भी लाती हैं, और वे ऐसा नहीं कि मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखती हैं या इस नहीं, तरह नहीं। की कोई भारी क्योंकि भरकम चीज मनोविज्ञान नहीं जो है। है कोई बाहर की वस्तु नहीं है। नहीं। मनोविज्ञान तो बिल्कुल जैसे हम रोज कोई रोटी खाते हैं, पानी जी। पीते हैं, उसी प्रकार से हमारे हर प्रकार के व्यवहार में, सोच में, भावनाओं में मनोवैज्ञानिक सत्य झलकते रहते हैं। केवल आवश्यकता इस बात की होती है कि उन सत्यों को ग्रहण करके कलात्मक ढंग से कोई कृति बना दी जाए। और उनकी शैली भी बड़ी सरल और प्रवाहमयी शैली है, कोई दूभर, बड़ी बोझिल सी ऐसी क्लिष्ट शैली नहीं है। तो उन्होंने किस खुद प्रकार कहा से? भी था, खुद भी कहा था उन्होंने। जी। और बड़ी मजेदार बात कही थी कि राजेंद्र जी उनके पति थे, राजेंद्र यादव। तो राजेंद्र जी की शैली बड़ी क्लिष्ट और टेढ़ी मेढ़ी है। बोले मैं तो बड़ी सरल सीधी भाषा में और सीधे तरीके से लिखती हूँ। और ये कहकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। जी, उनके दोनों जी। के व्यक्तित्व में जो भिन्नता थी, जी, जी। उस भिन्नता को बड़े ही सूक्ष्मता के साथ किंतु प्रभावी ढंग से उन्होंने रेखांकित कर दिया। बिल्कुल। तो जी, चश्मे इस कहानी में जो निर्मल वर्मा जो इसके नायक हैं। निर्मल वर्मा जी, ये वही तो नहीं है कहीं साहित्यकार जो? अब साहब, ये तो फिर सबटेरिनियन जी। करंट पर जाना पड़ेगा। तो जी। लेकिन निर्मल वर्मा यहाँ पर इस कहानी अच्छा, के नायक हैं, हैं। मिस्टर वर्मा, निर्मल वर्मा। निर्मल अच्छा, वर्मा जी हाँ, वो प्रेम करते हैं शैल नाम की युवती से। अब ये कहानी गढ़ी बड़ी फ्लैशबैक में, और तीन कथाएं चलती हैं इसमें विनोद जी, हाँ, है ना? तो पहले इसलिए समझा दें समझा कि दें, जो हाँ। मुख्य मुख्य जो विषय बात है, हाँ। तो ये निर्मल वर्मा एक युवती से प्रेम करते हैं, शैल से, और शैल भी उनसे बहुत अधिक प्रेम करती है। बड़ा प्रेम करती है। जब वो बीमार होते हैं तब आके उनके बालों को सहलाती है, जबकि जो चिकन पॉक्स हुआ होता है उनको, और वो कहती है जब गई तो आधी बीमारी अपने साथ ले गई। और ये कहते हैं निर्मल कि तुम दूर रहो, मुझे बड़ा हाँ। ये कंटेजियस डिजीज है। बिल्कुल, वो छूत की बिल्कुल उसकी बीमारी है। परवाह नहीं करती। छूत की बीमारी उसके बिस्तर पर आके बैठती है, उनको बालों से, अपने हाथों से सहलाती है। हाँ। और फिर कुछ दिनों के बाद शैल को क्षय की बीमारी यानी टीबी हो जाती है। और वो टीबी बढ़ती ही चली जाती है। पहले तो जैसे होता है कि भाई चिंता मत करो, डॉक्टर से इलाज कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय पर हमारा विवाह हो जाएगा, ये सारी औपचारिकता वाली बातें होती हैं। 23 मई को तय भी होता है विवाह। किंतु शैल की बीमारी बढ़ती चली जाती है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, सैनिटोरियम कहते थे उस जमाने में, और कहते थे कि इस प्रकार के साफ सुथरे वातावरण में रहने से शायद टीबी ठीक हो जाए, क्योंकि ये कहानी करीब 40-50 वर्ष पहले की। आज तो
टीबी का इलाज घर में रहते हुए बड़ी सुगमता के साथ हो सकता तब है। भी विनोद जी नहीं कह सकते कि जैसा कहानी में हुआ वो आज नहीं होगा। नहीं, आत्मा हो तो सकता वही है, आत्मा तो वही है। जी वो है, जी, लेकिन उस जी। समय बड़ी छूत की बीमारी वो बिल्कुल, मानी बिल्कुल, जाती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो पहले तो निर्मल जो है उससे मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं हॉस्पिटल में। वो भी इंतजार करती है और उस घड़ी का इंतजार करती है कि जब निर्मल आए, फल मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं। किंतु धीरे धीरे शैल की बीमारी बहुत बढ़ती चली जाती है। और एक दिन जब वो मिलने जाते हैं तो वो उनसे कहती है कि वहीं रुको, वही अंदर मत आओ। अब वो वहीं रुक जाते हैं। जी अब ये बड़ी अजीब सी बात है। तो वो जब सोचते हैं मैंने कहा रुको, यहाँ तक तो ठीक था, पर वो रुक भी गए। अब यहाँ पर ये है कि जिससे आप प्रेम करें, अगाध प्रेम करें, जिसके साथ आपका विवाह होने वाला है और सामने वाली युवती भी आपसे प्रेम करे, यदि उसको कोई बीमारी हो जाए तो क्या सही में रुक जाना चाहिए? या सही में इंसान क्या रुक जाता है? तो ये मानव मन है विनोद जी, रुक जाता है, नहीं रुक जाता है। अब वही कहीं ना कहीं भंडारी मनु जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव मन बड़ा अगेय है। यानी हम अपने से इतना प्रेम करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं उससे हमको बीमारी लग जाएगी, इस भय से हम रुक जाते हैं। अब देखिए विनोद जी, कोविड हुआ, महामारी हुई, क्या नहीं हुआ? कोई रुके, कोई नहीं रुके। बिल्कुल साहब, अपने माँ बाप के चिता को आग लगाने के लिए भी बच्चे ना पहुंचे। अब पहुंचे यहाँ तक हुआ कि किसी पत्नी को बाहर कर दिया गया, घर से वापस नहीं लिया गया कि बिल्कुल। कोविड हुआ। बिल्कुल। और फिर एक दिन अब ऐसा होता है कि ये निर्मल और शैल के वो पिताजी कैलेंडर टंगा रहता है उनके कमरे में, बिल्कुल। 23 मई की तारीख वो कट करके वो, मतलब कितना वो चाहती हैं सोचिए। और एक लड़की जब किसी को प्रेम करती है तो संपूर्णता के साथ प्रेम करती है, आत्मा से प्रेम करती है, और उसी प्रकार का प्रेम हमें शैल के व्यवहार में भी दिखाई देता है। और वो चाहे उसे बीमारी हो न हो, बस वो 23 मई को विवाह करना चाहती है, जीवन की संपूर्णता को छूना चाहती है, और वही उसकी उत्कंठा है, वही जी। उसकी इच्छा है, वही उसका सपना है। किंतु शायद निर्मल कहीं अपने प्रेम के संदर्भ में बौने पड़ जाते हैं। और यही बात उसके डॉक्टर और उसके पिताजी ने निर्मल से कही कि वैसे तो बीमारी लाइलाज है, मुश्किल है, पर अगर 23 मई को शादी हो जाए तुमसे उसकी, तो हो सकता है कि ठीक हो भी जाए। और इस प्रकार से शैल के पिताजी एक पत्र लिखते हैं निर्मल को और कहते हैं मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं सकता, क्यों तुम्हें भी पता है कि शैल की स्थिति कैसी है, किंतु फिर भी तुम विचार करो, क्या मैं एक बाप होने के नाते बेटी के प्राणों की भीख तो मांग ही सकता हूँ। लेकिन निर्मल जो है वो पीछे हट जाते हैं और वो शादी और वो मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें, सारी संपूर्ण कहानी या संपूर्ण ये शैल का प्रेम प्रसंग निर्मल के मस्तिष्क के पटल पर चित्रित होता हुआ हमें दिखाई देता है और अचानक स्मृति के माध्यम से। ये शादी को कई बरस हो गए हैं निर्मल की। मिसेस अब- वर्मा उनके पास बैठी अपनी कहानी एक सुनाती हैं जो न्यूज़ पढ़ के पेपर में उन्होंने लिखी हुई है। एक वो कैदी पर कहानी है, फांसी सजा याफ्ता कैदी है, पर उससे जो लड़की प्रेम करती है वो फांसी से 15 दिन पहले उससे शादी करती विवाह है। करती है और ये न्यूज़ छपी है। और निर्मल जो मिसेस वर्मा है जो एक कहानियां लिखती है, बड़ी वो चकित है कि जी। लड़की, जबकि उसको पता है कि उसके पति को 15 दिन बाद फांसी आने नहीं, वाली ये है। निर्मल जी चकित हैं। हाँ। निर्मल जी कहते और हैं ये ऐसा मिसेस कैसे हो वर्मा सकता भी है? बोलती है कि कैसे हाँ, ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो कहानी फिर वो कहानी घड़ती है उस पर, जी। वो लड़की शादी करती है। जी। अब निर्मल वर्मा जब ये कहानी पढ़ते हैं अपनी पत्नी की, हाँ, वो सुनाती है उनको सुनाती कहानी है। पढ़ के कि सुनिए सुनिए। और वो धीरे धीरे बड़े अजीब से मतलब आलम में चले जाते हैं, भावनात्मक आवेग में चले जाते हैं, स्मृति में खो जाते हैं। शैल की याद आती है, कहीं न कहीं उन्हें आत्मग्लानि होने लगती है कि किस प्रकार से अंतिम समय उन्होंने कदम पीछे खींच लिए, और कहीं न कहीं वो कहते हालांकि नहीं है, किंतु महसूस करते हैं कि शैल की मृत्यु में उनका भी कहीं न कहीं तो योगदान था, क्योंकि वो 23 मई पर यदि शादी कर लेते तो चाहे उसको न बचा पाते, किंतु उसके जीवन को कुछ विस्तार तो दे सकते थे। कुछ दिन ही सही जी लेती, और एक वो कुछ दिन एक जीवन के बराबर होते। बिल्कुल बराबर 100 होते। बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के बहुत 2-4 अभी दिन। शायद उनको ग्लानि होती है, अब ये अचानक कहानी पढ़ के इससे झुंझला जाते हैं। ट्रिगर हो जाती, झुंझला जाते हैं और और वापस आयरनिकली हाँ, देखिए जी जी। मिसेस वर्मा को लगता है कि उनकी कहानी बड़ी प्रभावी है, हाँ। और वो उससे प्रभावित हुए चले जाते हैं। यहाँ बड़ी सूक्ष्म सी बात है विनोद जी, लिटरेचर जब प्रभावित करता है तो उसमें पाठक का कहीं न कहीं अपने मनोभाव, अपनी जीवन परिस्थितियां, ये सब भी उसमें शामिल होते हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जिसको हम बिल्कुल, कहते रीडर हैं। रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। क्योंकि यदि आप रिस्पॉन्स न कर पाए और इमोशनल या इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स न कर पाए किसी भी लिटरेरी पीस को,
तो फिर आप पर उस साहित्य का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, ऐसा माना जाएगा। और वो रिजोनेट तभी करता है जब कहीं न कहीं आप किसी न किसी कोई न कोई बिंदु आपके अंतरतम को छू जाए। कहीं न कहीं वो रचना आपको आंदोलित कर दे भावनात्मक या बौद्धिक रूप से या विचलित कर या दे। विचलित कर दे। तो आंदोलित या विचलित होना किसी भी साहित्यिक कृति से उस कृति की सफलता मानी जा बिल्कुल। सकती है। और कौन रोता है किसी और की खातिर है जी, दोस्त, जी। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बस अपनी किसी बात पर रोना आ जाए यदि कोई चीज़ पढ़ करके, तो मुझे लगता है कि फिर वो साहित्य सफल है। तो मिस्टर वर्मा भी वो कहानी पढ़ करके, जहाँ लड़की शादी करती है उस कैदी के साथ जिसकी 15 दिन के हाँ। बाद जिसको फांसी आने फांसी। वाली, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लड़की में इतनी, जिसको कहते हैं ना कि आत्मबल है या उसका प्रेम इतना प्रखर है, वो इस बात से विचलित नहीं है। वो इस बात को बिल्कुल अनदेखा करती है कि 15 दिन के पश्चात बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पति फांसी पर चढ़ जाएंगे, वो विधवा हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रेम कम नहीं होता। और ऐसा होता है विनोद जी, हम अगर आप उदाहरण चाहें उस तरह का तो नहीं, पर क्रांतिकारी जो यशपाल थे, जी उनकी जो पत्नी थी रानी, उनका ओरिजिनल नाम कुछ और था, जी। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में भी जिक्र किया है उनका। जी। तो वो उन्होंने इलाहाबाद जेल में शादी की थी यशपाल जी से, वो कैदी थे उस समय। तो बिल्कुल, तो ये प्रेम जो है वो किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करता, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं निर्मल वर्मा को ऐसा लगता है कि उन्होंने शैल के साथ न्याय नहीं किया, या उन्होंने शैल के प्रेम के साथ न्याय नहीं किया, या उन्होंने अपने प्रेम के साथ भी न्याय नहीं किया। पर ये सब हम सोचना नहीं चाहते, वो सोचना नहीं चाहते। उन्होंने चश्मा चढ़ा रखा। अब ये चश्मा एक प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है। मनु भंडारी जी ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है इसका, कि वो पहले वो कहती है मिसेस वर्मा, अपना चश्मा निकाल के फिर मेरी कहानी सुनो। ये चश्मा निकालो, फाइलें वाइलें मत देखो। वो लास्ट आखिर में फिर वो चश्मा मंगवा लेते हैं। नहीं मुझे चश्मा चाहिए, बड़े इरिटेट होकर चश्मा, चिढ़ के चश्मा मंगाते हैं। और फिर उस चश्मे से उन्हें वही चांदनी रात, वही दीवार, वही फूलों के पेड़ और यही सब दिखाई देता है। इसलिए हम ऑथेंटिकली, विदाउट चश्मा यानी ऑथेंटिकली, जी। हम किसी भी जीवन के पड़ाव को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत डरावना हो सकता है, परेशान करने वाला हो सकता है, हमें बिल्कुल परास्त करने वाला हो सकता है, दुख देने वाला हो सकता है। इसलिए इंसान हमेशा कोई ना कोई चश्मा चढ़ा करके ही किसी भी हालात को, परिस्थिति है। को, चरित्र को, घटना को, विषय को देखने का प्रयास करता है। कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा, कोई अपनी ही नज़र से तो हमें देखेगा। हंसने वाले तुझे आंसू नजर आए कैसे। अब ये जो कुछ प्रश्न कहानी उपस्थित करती है राजेश जी, जी। एक तो ये कि प्रेमी प्रेमिका जब प्रेम में होते हैं तो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि एक दूसरे के लिए सातों जन्म जी, रहेंगे, जी, जी, जी। मर भी जाएंगे। हाँ। मौत कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ। किंतु वास्तविकता इतनी कुरूप होती है, हाँ। वास्तविकता इतनी खतरनाक होती है कि जहाँ जैसे शैल को बीमारी हो जाती है, हाँ, तो निर्मल अपने कदम पीछे खींच लेता है। तो क्या प्रेम सचमुच एक कमजोर जज्बे का नाम है? मनोज जी, ये जो कौलो करार है क्या है? शक है या एतबार है? क्या है? तो प्रेम मेरे ख्याल से जब तक उसकी कसौटी कर्म में नहीं है तब तक वो केवल भावना है। कर्म में जब वो साक्षात उतरे तब वो उसको प्रेम हम माने। ऑपरेशनली लव शुड बी डिफाइंड। किसी ने मुझसे पूछा था एक लेक्चर के दौरान, जब कोई मैंने कहा कोई भी चीज़ जो है वो ऑपरेशनली डिफाइंड होती है, एक्शन में डिफाइंड होती है। तो कहने लगे नहीं, पर कोई हमसे कहे कि आई लव यू तो हमें तो मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानना पड़ेगा जब तक कि वो ऑपरेशनली डिफाइंड नहीं है वो चीज़। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रेम जो है जी उसको जब तक कसौटी पर न कसा जाए, जी बिल्कुल। या प्रेम का इम्तिहान, मोहब्बत का इम्तिहान जब तक न हो, हाँ बिल्कुल। तब तक वो सही में प्रेम है या नहीं है, इस पर कहना बड़ा कुछ कठिन सा होता है। अब कई बार यहाँ पर देखिए, जी। यहाँ पर देखिए ना कि शैल ने हाँ। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं, कोई उसकी कमी कोई नहीं। बेवफाई नहीं थी। बहुत बार बिल्कुल होता है कि सामने हाँ। वाला बेवफाई करे हाँ। तो आपका प्रेम टूट जाए, हाँ। ये तो समझने वाली बात है। हाँ। किंतु यहाँ तो एक प्राकृतिक आपदा, एक जी, बीमारी जी। के रूप में जी। उसके समक्ष आ जाती है, जी। और ये बीमारी निर्मल को भी हो सकती थी। तो क्या जब निर्मल को ये बीमारी होती तो शैल शैल छोड़ क्या देती। छोड़ देती? उसने तो उदाहरण दे दिया, वो नहीं छोड़ के गई। जब छोटी मोटी बीमारी हुई भी, छूत की बीमारी, तो नहीं छोड़ के गई। तो यहाँ निर्बल का जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, भावनाओं में तो उसने प्रेम किया, मन में तो अवश्य प्रेम किया, पर वो कॉन्क्रीट स्थूल रूप से नहीं कर पाए, एक्शन में वो चीज़ वो नहीं ला पाए।
या इतनी हिम्मत न दिखा पाए, हिम्मत न दिखा पाए, बिल्कुल करेज न दिखा पाए बिल्कुल। कि एक ऐसी लड़की से वो विवाह अब करने देखिए ना, प्रस्तुत हो जाए। देवदास ने पारो को रिजेक्ट किया था ना, तब तो कोई बाधा भी नहीं, कोई बाधा सिर्फ ये थी, पेरेंट्स की बाधा थी, माँ बाप की बाधा थी। पारो तो आई थी उनके कमरे में, बिल्कुल। देवदास ने मना कर दिया, तो बाद में जीवन भर पछताते रहे। तो क्या मैं एक दार्शनिक दृष्टि से यह कहूँ कि कोई भी प्रेम संबंध हो, उसमें कभी न कभी कोई ऐसा क्षण आता है जहाँ पर आपका आत्मबल का परिचय देना पड़ता है या आत्मबल की परीक्षा देनी पड़ती जी, है? कोई भी चीज़ विनोद जी, मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर होती है। तो ये कर्म स्तर पर नहीं, मन और वचन के स्तर पर तो प्रेम था। बिल्कुल। और मैं एक यहाँ पर एक जेंडर जी। स्टडी का एंगल भी जी। देख रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ आप यहाँ देखिए, जो मिसेस वर्मा जी। जो कहानी लिख रही हैं, हाँ। वहाँ पुरुष कैदी को फांसी आती है, हाँ। किंतु उनकी प्रेमिका का हाँ। इतना समर्पण है, हाँ। वो उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और इधर आप ये सोचें कि यदि निर्मल को बीमारी होती तो शायद शैल शायद शादी शैल कर लेती। कर लेती। तो क्या आपको ऐसा लगता हो है सकता कि है। स्त्री या एक नारी मन का जो प्रेम में समर्पण होता है वो संपूर्ण होता है, वो इस बात की परवाह नहीं करता कि कितना समय ये प्रेम ऐसा ही रहेगा या मृत्यु आने पर ये समाप्त हो जाएगा या यूं होगा या वो होगा। इस प्रकार के जो कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं, जी, जी, जी। जो बौद्धिक, जी। जो हम सोचते हैं या जी। जो रैशनलिटी है, जो जी। व्यवहारिक पक्ष है, जी, जी। शायद वो नारी के प्रेम में हाँ। उतना मुखर नहीं होता बिल्कुल। जितना कि पुरुष हमेशा ही फायदे और नुकसान की जी। बात सोचता चला है। अब निर्मल की भी बात करें तो फायदे और नुकसान की ही बात सोच रहा है हाँ, हाँ, कि भाई बिल्कुल। इस प्रकार की लड़की से शादी करने का क्या फायदा। जी, नारी थोड़ी अधिक निष्ठावान कहूँ मैं होती है, या थोड़ी एकलवादी अधिक होती है, तो उसकी जो एकल प्रियता है, एकलता है, उससे थोड़ी वो ज़्यादा इस तरह की इसमें होती है। जबकि पुरुष प्राकृतिक रूप से आप देखें तो थोड़ा सा भौरा प्रवृत्ति का तो होता है, इसमें मानने में कोई नहीं, वो तो गल होता नहीं है, किंतु जहाँ तो वो प्रेम जी। करता है, जी, जी। क्या वो प्रेम, यदि मैं उसको बहुत ही एक पर पूरी तरह से आप स्त्री पुरुष इस तरह से नहीं कि पुरुष भी इतने निष्ठावान पाए गए नहीं, हैं, हो सकता होते है, हैं, वो बिल्कुल हो अपवाद की सकते बात हैं। हो सकती है जी, जी। राजेश जी। लेकिन आप मुझे ये बता रहे थे, आपकी एक परिचिता हैं जी, एक उनको, परिचिता है जी, बिल्कुल, जी। और उन्हें एक कैंसर बहुत ही छोटी उम्र में 23-24 साल में एक कैंसर डिटेक्ट होता है और उसका प्रेम था 10-12 वर्षों से किसी लड़के के साथ, लेकिन लड़के ने फिर भी तो लड़का कायम रहा। कायम रहा, विवाह बिल्कुल। कर दिया उसने बिल्कुल। आज तो ऐसा ये होता है है, आज की दुनिया में भी ऐसा होता तो है। बिल्कुल आप ये स्त्री पुरुष से इसको इतना नहीं जोड़ सकते, हाँ थोड़ा बहुत जरूर जोड़ सकते हैं। पर यहाँ चश्मे की जो बात है ना विनोद जी, जी, जी। वो कॉग्निटिव डिसोनेंस, साइकोलॉजी में हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति कॉग्निटिव डिसोनेंस में कम से कम जीना चाहता है। इसको यूं कहें सामान्य भाषा में कि कर्म और विचारों में तफावत नहीं द्वंद, चाहता। जब द्वंद होता है तो कोई ना कोई निर्णय ले लेता निर्णय है, ले चाहे वो लेता गलत ही है। निर्णय क्यों नहीं हो, चाहे वो अपने विचारों को मानता ही नहीं कि मेरे ऐसे विचार हैं, या फिर कर्मों को नहीं मानता कि मेरे कर्म है, और दोनों वो में दोनों से फासला बाहर आना चाहता है। कम से कम फासला रखना चाहता है। तो यही करते हैं निर्मल वर्मा जी, ऐसे चश्मे लगा लेते हैं। चश्मे मतलब इस तरह का फ्रेमवर्क बना लेते हैं अपने जीवन का कि उनका ऑफिस है, घर है, पत्नी है, पौधे हैं, गार्डन है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कभी उनको शैल की याद ही नहीं शायद सताती, लेकिन जब वो कहानी सुनते हैं अपनी पत्नी की तो शैल एक भूत की तरह सामने आ जाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, कोशिश करें, चश्मे उतारें, बिल्कुल। चीजों को कभी न कभी तो वास्तविकता उतारें। की रोशनी में देखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों और होता हाँ, है- जो आपने स्त्री पुरुष की बात कही ना, मुझे जी। एक बड़ा अच्छा मिसरा याद आ गया। डॉक्टर सरोज व्यास का मिसरा है कि मैं तो रही रदीफ सी, तुम ही काफिये से बदल गए। वाह वाह। तो यही कहीं थोड़ी तो सी बात दोस्तों, लागू आप होती है। जिनको गजल की जानकारी है जी। तो उसमें हर शेर में काफिया बदलता है, थोड़ा थोड़ा बदलता है। रदीफ जी। एक ही होता है। एक ही होता है। तो मैं तो रही रदीफ सी, तुम ही काफिये से बदल गए। तो दोस्तों, मनु भंडारी जी की ये कहानी और कहानियां भी आप पढ़ें, जीवन को अधिक समझने का मौका मिलेगा, जीवन के करीब आप अपने आप को पाएंगे, पाएंगे। आप अपने महसूस करेंगे कि दार्शनिकता का भाव, मनोविज्ञान का भाव, संस्कृति का भाव आपके भीतर बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल। दोस्तों,